इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और हम लोग सेकंड पार्ट देख रहे हैं इस वीडियो। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल? सेल किस चीज का बना होता है, मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, क्या होता है सेल के अंदर, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सेल में जो है एक स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। अब हाउ इज द सेल ऑर्गेनाइज्ड? सेल ऑर्गेनलीज तो होते हैं, मगर सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है? अगर हम लोग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम लोगों को उसमें मेनली मतलब 3 फीचर्स दिखेंगे इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। हर सेल में हमें कम से कम 3 चीजें तो जरूर ही दिखती हैं। वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ना एक सेल है। सेल के बाहर वाली जो लेयर होती है ना, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के मिडिल में ना एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये सारा का सारा जो फ्लूइड जैसा मटेरियल होता है ना, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और सारी के सारी एक्टिविटीज जो होती है सेल के अंदर, इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। मतलब सेल के अंदर जो भी कुछ हो रहा है और सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जिस भी तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है ना, वो इन 3 चीजों की वजह से ही होता है। अब आता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो अभी हम लोगों ने देख लिया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना सेल की, जो सेल के कंपोनेंट्स, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं और सेल के बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन दोनों को जो अलग अलग करती है। मतलब ये सेल है, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं और सेल के बाहर के जो कंपोनेंट्स हैं, इनको सेपरेट करने का काम कौन करता है? ये जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हम लोगों को अलाउ करती है कि कोई भी जो सेल के अंदर चीज जा सकती है या बाहर चीज जा सकती है, तो वो सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। जैसे कि आपके घर का दरवाजा, आपके घर का दरवाजा खुलेगा तो कोई अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। अगर घर का दरवाजा बंद है तो ना कोई अंदर आ सकता ना बाहर जा सकता। इसी तरीके का काम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक सेल में करती है। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल्स। कुछ मूवमेंट के मटेरियल को प्रिवेंट करती है और कुछ को आने देती है। इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिवली का मतलब होता है ये सेलेक्ट करती है, चुनती है कि कौन आ सकता है, कौन जा सकता है। परमिएबल, परमिएबल वो चीज होती है जिसके अंदर बाहर आप जा सकते हैं, तो वो परमिएबल हो गई। तो सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई, क्योंकि इसके अंदर बाहर आया जाया जा सकता है। तो हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सेल? तो सेल के अंदर चीजों का मूवमेंट किस तरीके से होता है? एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? सेल के अंदर चीजें कैसे मूव करती हैं और सेल के बाहर ही अंदर की चीजें किस तरीके से जाती हैं, ये हम लोग अब इसमें देखेंगे। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये मूव कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं। और जो अंदर बाहर मूव करने का प्रोसेस होता है, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वी सॉ दैट द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब होता है अपने आप जो चल रहा होता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये एक कोई भी चीज़ है, कोई एक सरफेस है। हाँ, एक तरफ तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, या फिर बहुत सारी गैस है, बहुत सारा मतलब बहुत बहुत सारे हैं। एक तरफ कम है, ठीक है, इतने हैं। तो ये वाला रीजन क्या हो गया? ये वाला रीजन तो हाई कंसंट्रेशन का हो गया, है ना। और ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया लो कंसंट्रेशन का। तो जो डिफ्यूजन होता है ना, इसमें मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, यही होता है हमारे डिफ्यूजन के प्रोसेस में। समथिंग सिमिलर ये सेल्स में भी होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना किसी सेल के लिए, वो एक वेस्ट मटेरियल होता है और सेल को उसको बाहर निकालना होता है। एक्यूमुलेट्स इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल।
और सेल का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में होता है, इसलिए जो डिफरेंस होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर बाहर, इसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर की तरफ निकल पाता है। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर कर पाता है क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से क्योंकि बाहर की तरफ वो ज्यादा होता है इसलिए सेल के अंदर चला जाता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। तो एक बार ये देख लेते हैं कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है ना वो गैसियस एक्सचेंज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए क्या है, तो जो जैसे कि सेल है, सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज्यादा है और एटमॉस्फेयर है बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो सेल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है और सेल के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है ना। तो जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से सेल की तरफ मूव करेगा, मतलब जहां पर कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट कोई चीज जहां पर कम होगी ना तो ज्यादा चीज उसकी तरफ मूव करेगी। तो यही जो प्रोसेस होता है यही हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और यही पर यही सारी चीजें CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। और इसी तरीके से ऑक्सीजन जो करता है सेल के अंदर एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, सेल के बाहर ज्यादा होता है, तो जो बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा है वो सेल के अंदर मूव कर जाता है, यही होता है ऑक्सीजन। वाटर जो है वो भी डिफ्यूजन के लॉ को ओबे करता है ना, लॉ को मानता है वाटर भी डिफ्यूजन के। तो वाटर जो है ना वो वाटर का मॉलिक्यूल मूव थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वाटर का मॉलिक्यूल ठीक है मूव्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है सेलेक्टिवली परमिएबल और मेम्ब्रेन, तो हम लोग को पता है कि जो सेल होता है सेल के बाहर क्या होती है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली का मतलब होता है सेलेक्ट कर करके, मतलब इतना भेजना है कितना भेजना है ना, सेलेक्ट चयन कर करके अपने हिसाब से भेजता है सेलेक्ट करके। परमिएबल कोई भी चीज होती है जिसके आर पार कुछ जा सकता है वो चीज परमिएबल होती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है ना इसके थ्रू जब वाटर फ्लो करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, सपोज करिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ से इस तरफ वाटर जो मूव करेगा ये इससे भी इफेक्ट इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब पानी में क्या क्या घुला हुआ होगा, क्या क्या मिला हुआ होगा, इस पर भी डिपेंड करेगा कि पानी सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से किस तरह से जाएगा। तो ऑस्मोसिस, तो thus osmosis क्या हुआ, osmosis is the passage of water from a region of high concentration of water through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है कि ये देखिए सपोज करिए ये एक सब्सटेंस है या फिर एक घड़ा है, सपोज करिए बीच में लगी हुई है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है किसी भी चीज की और यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, तब तक कंसंट्रेशन का मतलब होता है घनत्व, कितनी चीज है। अगर कोई चीज ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन, कोई चीज उसमें लो है तो लो कंसंट्रेशन। तो जब हाई कंसंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा पानी इधर है यहाँ पर कम है, तो ज्यादा से जब तक कम की तरफ तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों हिस्सों में बराबर ना हो जाए पानी। इसी प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहते हैं। और यही एनिमल सेल में, प्लांट सेल्स में इसी तरीके से हम लोग का एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो देखिए व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट वाटर। अगर हम लोग किसी प्लांट के सेल को या फिर एनिमल के सेल को अगर हम लोग शुगर के सॉल्यूशन में रख दे, मतलब देखिए ये देखिए है प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल कुछ भी मान लीजिए, और हमने इसको एक ऐसी जगह रख दिया जिसमें चीनी और पानी के मिश्रण में, ठीक है, इस पानी में रख दिया हमने जिसमें चीनी मिली हुई है, चीनी मिले हुए पानी में हम लोगों ने एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल को हमने रख दिया सपोज करिए। तो तीन कंडीशंस है कि ये हो सकता है। एक तो क्या होगा कि अगर मीडियम जो है सेल का, तो पहले तो हम ये समझ लीजिए कि हाइपोटोनिक क्या होता है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है मोर वाटर लेस सोल्यूट। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट जो है हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक होता है सोल्यूट
सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो वैसे हम लोग थर्ड चैप्टर में अच्छे से देखेंगे इसको, फिर भी थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। सॉल्यूट वो चीज होती है जो चीज घोली जाती है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। एग्जाम्पल शुगर, ठीक है, शुगर एंड वाटर का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो शुगर क्या है, शुगर है सॉल्यूट, ठीक है, और वाटर है सॉल्वेंट, ठीक है, हो गया। वाटर सॉल्वेंट है क्योंकि वाटर में घोला जा रहा है, और शुगर सॉल्यूट है क्योंकि शुगर घुल रही है, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें पानी की मात्रा तो ज्यादा होगी और चीनी की मात्रा कम होगी। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, जो घुल रहा है, इस एग्जांपल में चीनी, तो जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्यूट बड़ा होगा, उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो इसमें पानी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो बाहर की तरफ पानी है वो ज्यादा है, और सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन तब होता है जब उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। कोई भी सोल्यूशन, चीनी का, नमक का, HCl, कुछ भी हो, अगर उसमें पानी ज्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, या फिर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। या तो हम डाइल्यूट बोल देंगे या तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो अगर ये सेल है, सेल में, और ये सेल के बाहर का एक एटमॉस्फेयर है, इसमें बाहर की साइड अगर पानी ज्यादा है तो पानी कहाँ मूव करेगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करेगा ना। तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि बाहर की तरफ पानी ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो सेल के अंदर पानी बाहर से मूव कर जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। और इस सोल्यूशन को, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सोल्यूट, तो उसको हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक हो गया। तो water molecule are free to pass across the cell membrane in both the direction, but more water will come into contact इन द सेल देन लीव। तो मतलब वाटर जो है वो आराम से इधर उधर सेल के अंदर बाहर जा सकता है, मगर सेल के अंदर ज्यादा पानी आएगा एज कंपेयर टू जितना वो बाहर जा रहा है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर कम पानी था बाहर के कंपैरिजन में, और पानी कब तक इधर उधर ट्रैवल करता रहता है, जब तक वो इक्वल ना हो जाए। तो इसलिए सेल क्या हो जाएगा, सेल फूल जाएगा। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सेल विल स्वेल अप, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन होगी कि इफ मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, मतलब ये सेल है और सेल के बाहर एक मीडियम है, तो उस मीडियम में भी उतना ही पानी है जितना कि सेल के अंदर है। तो ना ही पानी अंदर मूव करेगा और ना ही पानी बाहर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कह देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम, तो ना ही पानी सेल के बाहर जा रहा है और ना ही अंदर आ रहा है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जिस सॉल्यूशन में पानी ज्यादा होता है उस सॉल्यूशन को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। तो जिस सॉल्यूशन में पानी कम होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। जिस सॉल्यूशन में पानी कम होगा उसको हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे, ठीक है। अगर मीडियम में लोअर कंसंट्रेशन है वाटर की देन द सेल, सेल में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो पानी क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। और पानी सेल के बाहर की तरफ जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब है सिकुड़ जाएगा सेल, ठीक है। तो सेल यहाँ पर सिकुड़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन का। मतलब ये ऑस्मोसिस के 3 स्पेशल केसेस हैं। एक में मीडियम में ज्यादा पानी है, एक में मीडियम में कम पानी है, और एक में सेल और मीडियम में बिल्कुल बराबर पानी है। जब बराबर होगा तो आइसोटोनिक बनेगा, जब पानी ज्यादा होगा तो हाइपोटोनिक बनेगा, और जब पानी कम होगा तो हाइपरटोनिक। ये 3 कंडीशंस हैं। जब पानी ज्यादा होगा हाइपोटोनिक के टाइम पे जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, सेल विल स्वेल अप, क्योंकि उसके अंदर की तरफ पानी जाएगा। और जब आइसोटोनिक होगा तो सेल और पानी बिल्कुल बराबर बराबर रहेंगे, सेल एज इट इज रहेगा। और जब सोल्यूशन हाइपरटोनिक होगा तो सेल जो है वो सूख जाएगा, क्योंकि उसमें से सारा का सारा पानी बाहर निकल जाएगा। अब हम लोग और आगे इसमें देखते हैं। ये हमने 3 कंडीशन देख ली कि ऑस्मोसिस की 3 कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए यूनिसेलुलर, ये इससे पहले जो एग्जांपल है ना वो हम लोग को वही बता रखा है जो हमने अभी पढ़ा है कि एग है, और एग को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक
एसिड में अगर हम लोग डाल देंगे तो शेल जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना है उसके अंदर जो है पानी भर जाएगा ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। बस यही एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट अब यही चीज आती है कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वाटर में रहने वाले जो प्लांट होते हैं ना, वो पानी कहाँ से लेते हैं, वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से पानी लेते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होता है ना रूट्स का, रूट्स जो पानी एब्जॉर्ब करती है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से करती है, क्योंकि रूट्स में पानी कम होता है, सरफेस के आसपास पानी ज्यादा होता है, तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दस डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस हो गया, वाटर अगर कोई और लिक्विड हो तो डिफ्यूजन, अगर वाटर है तो हमारा ऑस्मोसिस का प्रोसेस कह देते हैं हम उसे। ठीक हो गया। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से हम लोग गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं और वाटर का भी एक्सचेंज करते हैं। इन एडिशन टू दिस, सेल जो है अपने न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट से लेते हैं, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह से अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, और इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है। मतलब कुछ अंदर गया सेल के, कुछ बाहर आ गया डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और एनर्जी का ट्रांसफर इसी तरीके से चलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो जो सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल कोई ऐसी चीज होती है जो इसको आराम से हम लोग हिला सकते हैं, जैसे कि आपकी फिंगर्स क्या है, फ्लेक्सिबल है ना, आपके मुंह का जॉ क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो जो चीजें आप लोग हिला सकते हैं वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल। और कोई बहुत ही भारी पत्थर आपके लिए फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आप उसको हिला नहीं सकते। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, और वो किस किस की बनी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काफी पतली होती है, और हम लोग उसको काफी माइक्रोस्कोपिक होती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। फिर आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि किस तरीके से अमीबा जो है वो अपना खाना खाता है। इसी टाइप का आपका जो है एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, तो उसका आंसर ये है। तो हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, अमीबा अपना खाना कैसे ऑब्टेन करता है, और इससे क्वेश्चन नंबर 7 है ये। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ऑस्मोसिस का प्रोसेस है। होपफुली आपको ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब वाटर मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। और कब तक मूव करता रहता है, जब तक दोनों तरफ इक्विलिब्रियम ना मेंटेन हो जाए। तो ऑस्मोसिस का जो आंसर है ना, जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वो ये है। ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन through a selectively permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। ये ऑस्मोसिस, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसका ये आंसर है ऑस्मोसिस। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर यहाँ पर है कि हाउ डज अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, तो यहाँ पर है इसका आंसर, ही देखिए। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food। मतलब सेल मेम्ब्रेन अगर जितना फ्लेक्सिबल होगा, जितना इधर उधर मूव कर पाएगा, इसकी वजह से अमीबा अपना खाना एनगल्फ कर पाता है, अपने अंदर ले पाता है, एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। किस प्रोसेस से लेता है अमीबा अपना खाना, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेसेस। कैसे लेता है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और नहीं सॉरी, अमीबा जो है अपना प्रोसेस खाना इस वजह से ले पाता है क्योंकि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। उसकी प्लाज्मा, अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। वो अपना शेप जैसे कि ऐसे है अमीबा, ठीक है। फिर उसके बाद उसके आगे खाना आ गया तो पता है वो क्या हो जाएगा, वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, ऐसे 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 शेप चेंज कर लेगा और उस खाने को अपने अंदर ले लेगा। खाने को अंदर लेने के बाद उसकी शेप बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। तो खाने को अंदर लेने के लिए वो अपना एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए जो अपनी शेप चेंज कर लेता है ना, इस प्रोसेस को हम लोग एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू अमीबा अपना खाना एक्वायर करता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और जितने भी इसके सेल ऑर्गेनलीज है ना, वो सारा का सारा हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।